हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और हम लोग दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक कंजक्शन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कंजक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के इस पे प्रश्न बनते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब पे दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं। कंजक्शन कंजक्शन जो टॉपिक है, इसका नाम कंजक्शन के अलावा और भी हम लोग रख सकते हैं। कंजक्शन को हम लोग कनेक्टिव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव्स भी कहते हैं। कंजक्शन भी कहते हैं, इसे हम लोग कनेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, नाम से ही लग रहा होगा कंजक्शन, कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना। तो कंजक्शन क्या करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं। केवल शब्दों को नहीं, फ्रेजेस, जो शब्दों के या वाक्यों के जो अंश होते हैं, वाक्यांश, फ्रेजेस, उनको भी जोड़ते हैं। वर्ड्स को जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़ते हैं, वर्ड्स यानी शब्द, फ्रेजेस वाक्यांश, फ्रेज को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं, और ये क्लोज को भी जोड़ते हैं। क्लोज यानी होता है उपवाक्य। ये एक्चुअली इसका पूरा अर्थ होता है शब्दों का एक उपवाक्य, मतलब जब एक वाक्य में एक से ज्यादा वाक्य होते हैं तो फिर वो उपवाक्यों में टूट जाते हैं। अकेला रख दिया जाए तो वो पूरा वाक्य ही बन सकता है, और एक वाक्य के अगर दो तीन अलग अलग पार्ट्स हैं तो फिर उनको आप उपवाक्य कहते हैं, जिनसे बनकर के वाक्य बनते हैं। तो वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। तो चूंकि कंजक्शन में आप अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके पूरा एक वाक्य बनाते हो, इसलिए जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें उपवाक्य कहा जाता है। तो इसमें वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को जोड़ा जाता है, और चूंकि जोड़ा जाता है इसलिए इनको हम लोग कनेक्टिव्स कहते हैं, इसलिए इनको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक शब्दों को, उपवाक्यों को, फ्रेजेस, वाक्यांशों को जोड़ा जाए और एक पूरा वाक्य बनाया जाए तो ऐसे शब्दों को हम लोग कंजक्शन या कनेक्टिव्स कहते हैं। इनका एक तीसरा नाम हो रहा है लिंकिंग डिवाइस। इन्हें हम लिंकिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लिंक करने वाले, लिंकिंग डिवाइस। इन्हें कंजक्शन भी कहते हैं, इन्हें कनेक्टिव्स भी कहते हैं, इन्हें हम लोग लिंकिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये क्या काम करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को या फ्रेजेस, वाक्यांशों को, या फिर ये क्लोजेस को जोड़ते हैं। इन्हें हम कंजक्शन, कनेक्टिव्स या लिंकिंग डिवाइस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये होते कितने हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, अगर इनको आप अलग अलग किताबों पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है डिफरेंट जानकारियां मिलें। और पुरानी टाइप जो ग्रामर्स होती थी उनमें इनके अलग नाम मिल सकते हैं, और कुछ गाइड्स में इन्हें देखोगे आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। और कंफ्यूज में हम रहते हैं कि यार, कंफ्यूजन में हम रहते हैं कि यार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये चीज क्लियर नहीं होती। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें एग्जैक्टली पता लगे कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उनको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारी सारी क्लास इसी पर होने वाली है, और कंजक्शन और कनेक्टिव के नाम से भी हर एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर हम बात करें कंजक्शन को डिवाइड करने की, कौन कौन से पार्ट्स क्या होते हैं, तो ब्रॉडली, मेनली हम कंजक्शन को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कंजक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो भागों में बांटा जा सकता है। मुझे बता सकते हैं दोस्तों कौन कौन से वो टू पार्ट्स हैं, कौन कौन से दो भागों में आप बांट सकते हैं कंजक्शन को? क्या पार्ट्स होते हैं कंजक्शन के? तो देखिए, अगर हम कंजक्शंस को पार्ट्स में बांटने की बात करें, कनेक्टिव्स को बांटने की बात करें कि कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कंजक्शन के टू पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में होता है कंजक्शन। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या कह सकते हैं दोस्तों हम लोग? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा नाम कोऑर्डिनेटर्स भी होता है, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का दूसरा नाम सब ऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स, सब ऑर्डिनेटर्स, ये दो भागों में बांटा। इनके नाम जो रखे हैं वो जानबूझ किस तरह रखे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, अगर हम अंतर की बात करें दोनों के अंदर, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऐसे दो वाक्य जुड़ते हैं, वाक्य मतलब उपवाक्य की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ऐसे दो क्लोजेस, ऐसे दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हो, मतलब एक बराबर लेवल के होते हैं। जिन वाक्यों को जोड़ा जाता है उसमें इक्वल रैंक के सेंटेंस होते हैं, मतलब जो इनसे वाक्य जुड़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वो दोनों अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये सेम चीज हिंदी भाषा में भी है हमारे, तो अगर वहां से कनेक्ट करोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सेम इक्वल रैंक के, बराबर लेवल के दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, वो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। अच्छा, ऐसे वाक्य जो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़े जाते हैं उन वाक्यों क्या कहते हैं हम लोग? देखो, वाक्यों के भी तीन प्रकार होते हैं। एक इस कोऑर्डिनेटिंग और सब कंजक्शन के साथ अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होता है सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसे हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। तो तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम लोग संयुक्त वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। स्वतंत्र वाक्य मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, उनको जोड़ा जाता है, इसलिए इनको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। संयुक्त वाक्य होता ही यही है, इसमें ऐसे वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ा जाता है जो अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं करते, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस जोड़े जाते हैं और उनसे बनता है कंपाउंड सेंटेंस। जोड़ने के लिए क्या काम आते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटर्स। इनकी संख्या, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इनकी संख्या केवल 11 है, केवल 11। तो 11 कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग अभी इसके बाद। तो फिलहाल कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है? कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या दो ही स्वतंत्र वाक्य होंगे? नहीं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोजेस, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है और उससे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, संयुक्त वाक्य बनते हैं। ठीक है ना दोस्तों? ओके, अब आ जाओ आप सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं दोस्तों? इससे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? इनको हिंदी में कहते हैं हम लोग मिश्रित वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों इनको हम लोग? इनको हम कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य ने कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। मिश्रित, इसमें क्या करते हैं? एक तो होता है मेन क्लोज, वन मेन क्लोज, एक होता है मुख्य वाक्य मेन क्लोज, और एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं,
मेन क्लोज एक ही होगा, मुख्य उपवाक्य एक ही होगा, उसमें डिपेंडेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मेन क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट क्लोज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कह सकते हैं। मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज एक ही बात है, डिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज एक ही बात है, ठीक है ना। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक से अधिक उस पर आश्रित वाक्य होते हैं। मैं आपको समझाता हूं ये स्वतंत्र वाक्य क्या है और ये मिश्रित वाक्य क्या है और ये कैसे डिपेंडेंट होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल सुनिए आप। जैसे मैंने कहा, जब हम राम मेरा भाई है, राम इज माय ब्रदर, और किंतु, परंतु, ये इसमें आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। हिंदी में अगर आप याद करें तो संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो और, किंतु, परंतु इनसे जोड़े जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता रहा था, राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, एंड मोहित इज माय कजन, और मोहित मेरा कजन है। मोहित मेरा कजन है मतलब चचेरा भाई है। ध्यान रखना एक बात दोस्तों, एरर्स में एक बार आया हुआ है जूनियर अकाउंटेंट 2011 में क्वेश्चन, कजन ब्रदर लिखा हुआ था, तो ध्यान रखना कजन ब्रदर और कजन सिस्टर यूज करना गलत होता है। कजन ब्रदर और कजन सिस्टर ना बोले आप, या तो क्या बोलेंगे, कजन, शी इज माय कजन मतलब सिस्टर है, ही इज माय कजन मतलब ब्रदर है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, वापस आते हैं इसके मुद्दे के ऊपर। राम इज माय ब्रदर, राम मेरा भाई है, और मोहित मेरा कजन है। ये दो सूचनाएं हैं, क्या ये दोनों सूचनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं? या अगर हम एंड को हटा दें और राम इज माय ब्रदर अगर मैं अकेला बोलूं तो क्या राम इज माय ब्रदर का पूरा अर्थ निकलता है क्या? क्या राम इज माय ब्रदर का पूर्ण अर्थ है क्या? राम मेरा भाई है, ये अपने आप में पूर्ण सूचना है क्या? बिल्कुल है। राम इज माय ब्रदर अपने आप में पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस। ओके, अगर मैं कहूं मोहित इज माय कजन, मोहित मेरा कजन है, क्या ये अपने आप में कंप्लीट है क्या, पूर्ण है क्या? बिल्कुल, ये भी अपने आप में पूर्ण है, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। तो दो पूर्ण वाक्यों को, स्वतंत्र वाक्यों को अगर जोड़ा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे पर अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं करते, तो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। और इस वाक्य को जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है उस वाक्य को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा जाता है। ये वाली बात क्लियर हो गई आपके, राम इज माय ब्रदर एंड मोहित इज माय कजन। इधर आ जाइए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की अगर हम बात करें तो इनसे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहते हैं हिंदी में लोग, मिश्रित वाक्य। ये क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है मेन क्लोज, एक प्रिंसिपल क्लोज होगा, मेन क्लोज होगा, और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित डिपेंडेंट सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपसे कहा जब मैं घर पहुंचा, और ये बात बोल करके मैं चुप हो जाऊं, आगे ना बोलूं, इतना ही छोड़ दूं, तो जब मैं घर पहुंचा, क्या इस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, या ये वाक्य किसी और वाक्य का इंतजार कर रहा है कि वो जब आएगा तब इस वाक्य का पूरा अर्थ निकलेगा? जब मैं घर पहुंचा, आप सबके दिमाग में आएगा, अरे साहब बताओ तो सही, आप घर पहुंचे तो क्या हुआ? हुआ जो बताओ तो सही, क्या कहानी हुई आपके साथ में? इसका मतलब इसके बाद एक वाक्य और आना चाहिए ताकि ये वाला जो वाक्य है, जब वाला, ये उससे क्लियर हो जाए। इसका मतलब ये वाक्य जो जब वाला वाक्य है, जब मैं घर पहुंचा, ये डिपेंडेंट है। इसके बाद एक वाक्य और आएगा, वो होगा मेन क्लोज, जिस पर ये आश्रित होगा। जब मैं घर पहुंचा, ये तो डिपेंडेंट है। ये क्या है दोस्तों, ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट है। क्या है ये? डिपेंडेंट है। वन मेन क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज, जब मैं घर पहुंचा। अब बात करते हैं, जब मैं घर पहुंचा मेहमान आ चुके थे, तो मेहमान आ चुके थे, ये घटना पूरा हो गया। जब मैं घर पहुंचा क्या हुआ, मेहमान आ चुके थे, तो मेहमान आ चुके थे, ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, ये मेन क्लोज है। और जब मैं घर पहुंचा, ये डिपेंडेंट क्लोज है। और जिसमें जब वर्ड है, वैन, जब मैं घर पहुंचा, जो वैन वर्ड है, ये वैन जो है ये है
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सबऑर्डिनेटर्स। तो ये एक छोटा सा हमने क्लासिफिकेशन किया कि जो कंजक्शंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उनसे कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य बनते हैं। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। दो या दो से अधिक क्या होते हैं दोस्तों? इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, ठीक है ना? दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। और इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। जब मैं घर पहुंचा, मेहमान जा चुके थे, मेहमान आ चुके थे, ये वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और राम मेरा भाई है और मोहित मेरा कजन है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। इस राम और वाले में और आ रहा है, एंड वर्ड आ रहा है। ये जो एंड वर्ड है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। अब अगर हम इस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में डिपेंडेंट क्लोज की बात करें ना, तो डिपेंडेंट क्लोज फिर तीन तरह के होते हैं। जो नाउन का काम करते हैं वो नाउन क्लोज होंगे, जो एडजेक्टिव का काम करेंगे विशेषण का वो एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज होंगे, जिनसे रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच। और फिर इसमें एक एडवर्बियल क्लोज और होता है जो एडवर्ब का काम करता है। तो उसको फिर हम आगे जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और मैं भी आप पीपीटी के तो चार्ट से भी आपको समझा दूंगा बात। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई कि होते क्या है, कितने होते हैं। इसको एक बार हम लोग और रिपीट कर लेते हैं। कंजक्शन, इन्हें कनेक्टिव्स भी कहा जाता है, इन्हें लिंकिंग डिवाइस भी कहते हैं। कनेक्टिव्स या लिंकिंग डिवाइस किसे कहते हैं? डेफिनेशन अगर हम बात करें, कंजक्शन ऐसा शब्द होता है जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्ड्स को या वाक्यांशों यानी फ्रेजेस को या उपवाक्यों क्लोजेस को जोड़ता है। ये बात पढ़ चुके हम लोग, इसे हम लोग कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। कंजक्शन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो देखो आगे बढ़ते हैं उसी पर। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दो तरह के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग से बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस जिन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लोजेस होते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। इसमें एक मेन क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज होता है, या फिर से प्रिंसिपल क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज भी आप कह सकते हैं। ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, जो डिपेंडेंट क्लोज है, ये फिर तीन प्रकार का होता है। अगर वो नाउन का कार्य करता है तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव क्लोज, इसका एक और नाम होता है रिलेटिव क्लोज, और एडवर्ब का काम करेगा तो एडवर्बियल क्लोज। तो अब सबसे पहला कौन सा पढ़ेंगे हम कंजक्शन में? हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहले से खत्म करेंगे, फिर सबऑर्डिनेटिंग पे आएंगे। फिर इसमें तीन तरह के कंजक्शन होंगे, नाउन क्लोज काम करने वाले, नाउन का काम करने वाले, एडजेक्टिव काम करने वाले और एडवर्ब का काम करने वाले। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की संख्या मैंने कितनी बताई दोस्तों आप लोगों को? इसमें होते हैं 11। टोटल कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं उनको वन बाय वन हम लोग करते चलते हैं। देखिए पहला है, इसके अंदर देखो टोटल होते हैं 11। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 11। उसमें पहले पे बात कर रहे हैं हम लोग। पहला है हमारा एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। ये दो काम करता है मेनली। एंड के दो काम है। कुछ एग्जाम में तो काम ही पूछ लेता है एंड क्या काम कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में एक एग्जाम होता है रीट का, ग्रेड 3 टीचर्स के लिए, छोटे बच्चों के जो टीचर्स बनते हैं उनके ये टॉपिक है लिंकिंग डिवाइस के नाम से। उनके वहां टॉपिक का नाम कंजक्शन या कनेक्टिव्स नहीं है, उनके यहाँ टॉपिक का नाम है लिंकिंग डिवाइस। और वहां पूछ लेता है सेंटेंस देख करके पैसेज के अंदर कि ये एंड क्या काम कर रहा है। तो एंड क्या काम करता है? जब दो वाक्यों को जोड़ता है तो एक ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं कई बार क्लास में पूछता हूं एंड क्या काम करता है, लोग कहते हैं साहब दो वाक्यों को जोड़ता है। अरे जोड़ने वाले तो सारे कंजक्शन काम करेंगे, ये 11 के 11 ही करेंगे काम जोड़ने का। एंड किस प्रकार के वाक्यों को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर आती है इसके ऊपर। एंड जोड़ता है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस को। एफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है एंड। ध्यान रखना, एफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो ना तो एंड नहीं जोड़ेगा। एंड नेगेटिव सेंटेंस को, नकारात्मक सूचनाओं को नहीं जोड़ता,
वो तो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ता है, सकारात्मक सूचना को जोड़ता है। क्या एंड से नोट वाले वाक्य जोड़े जा सकते हैं? नहीं, एंड से नोट वाले वाक्यों को नहीं जोड़ा जाता। सकारात्मक सूचना को जोड़ता है, पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे एक आपके पास राम इज माय ब्रदर, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, राम मेरा भाई है। मोहित इज माय कजन, मोहित मेरा कजन है। राम मेरा भाई है और मोहित मेरा कजन है। ठीक है ना, तो दोनों सूचनाएं पॉजिटिव हैं, इसमें कहीं नोट नहीं है, इसलिए एड जोड़ दिया। और देखो आप उदाहरण, ही वेयर्स जीन्स, कोई लड़का है, सूचना दे रहे हैं उस लड़के के बारे में कि ही वेयर्स जीन्स, वो जीन्स पहनता है। एंड और ही ग्रोज लॉन्ग हेयर, और वो लंबे बाल भी रखता है, मतलब लंबे बाल उगने देता है, लंबे बाल रखता है। तो किसी लड़के के बारे में दो सूचना दे रहे हैं, दोनों में नकारात्मक कोई सूचना नहीं है, नेगेटिव नहीं है, नोट नहीं है। आपने कहा कि लड़का है, ही वेयर्स जीन्स एंड ही ग्रोज लॉन्ग हेयर। किसी के बारे में सूचना देनी हो, पॉजिटिव देनी हो, तो एंड से जोड़ दें। तो एंड जोड़ दिया अपन ने। आगे देखो, एक और सूचना दे रहे हैं आप, कोई लड़की है, शी हर्ड द एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, उसने विस्फोट की आवाज सुनी, उसने धमाके की आवाज सुनी। और एक सूचना और है, शी फोन्ड द पुलिस, और उसने पुलिस को फोन कर दिया। उसने विस्फोट की आवाज सुनी और उसने पुलिस को फोन कर दिया। तो जब दो सूचनाएं जोड़नी हो, दोनों सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, तो एंड से जोड़ दो। और देखो आप, ही इज द फास्टेस्ट रनर, वो सबसे तेज रनर था, धावक था। एंड और ही केम फर्स्ट, और वो फर्स्ट आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। यहां पे एंड सकारात्मक सूचना को भी जोड़ रहा है, और अगर आप नोशन निकालते हैं कि क्या अर्थ दे रहा है, तो आप सो का अर्थ भी ले सकते हैं कि भाई ये कारण है कि फास्टेस्ट रनर है, इसी वजह से ही केम फर्स्ट, वो फर्स्ट आ गया। तो यह एंड सो का काम भी कर लेता है, इसलिए रिजल्ट दिखाने का काम भी करता है। तो मैंने इस उदाहरण के थ्रू आपको बात समझा दी। वैसे मेन काम है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ता है। मैं आपको एंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक यूज और बता रहा हूं। एंड जो होता है वो पॉजिटिव कंडीशन को भी शो करता है। सकारात्मक शर्त, पॉजिटिव कंडीशन को ही बताता है। टू शो पॉजिटिव कंडीशन, पॉजिटिव कंडीशन को भी शो करता है, उस शर्त को भी ये शो करता है। बट इसमें खास बात ध्यान रखना, जो एंड वाला वाक्य आएगा ना, एंड आएगा उससे पहले एक इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई दिक्कत होगी इंपरेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस को मैं आपको पहले एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा चुका हूं, पर अगर आप वो बात भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस बता देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस की खास बात होती है, इनमें आदेश, प्रार्थना या सलाह आदि के भाव होते हैं। आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि के भाव प्रकट किए जाते हैं। ये या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या ये डोंट से शुरू होते हैं, या प्लीज, काइंडली, लेट आदि से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आप तो याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं, आदेश, प्रार्थना वगैरह होती है, उनको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पहले तो आएगा इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होगा डायरेक्ट, फिर आएगा एंड इस पॉजिटिव कंडीशन बताने के लिए, और फिर आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है दोस्तों? सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो वाला वाक्य आएगा एंड से। और क्या बताएगा वो? पॉजिटिव कंडीशन। ऊपर क्या बता रहा था? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, और नीचे आ गया पॉजिटिव कंडीशन, शर्त। कैसे बताएगा? उदाहरण देखिए आप, गिव मी 100 रुपीज नोट, मुझे 100 का नोट दो। गिव मी 100 रुपीज नोट, 100 का नोट दीजिए। एंड आई शैल डू इट फॉर यू, और मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। मुझे 100 का नोट दो, गिव मी 100 रुपीज नोट, एंड आई विल डू इट फॉर यू, और मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। तो ये मैं काम आपके लिए कब करूंगा? यदि तुम मुझे 100 का नोट दोगे। तो गिव मी 100 रुपीज नोट, मुझे 100 का नोट दीजिए, एंड आई शैल डू इट फॉर यू, और मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों?
एक शर्त बताई जा रही है कि तुम्हारा काम तभी होगा यदि तुम मुझे 100 का नोट दोगे। सही बात है, लोग पैसा लेके काम करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये सेंटेंस पहले वाला अगर देख रहे हो तो गिव से शुरू हो रहा है, और गिव दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गिव मी 100 रुपीज नोट, मुझे 100 का नोट दो। ये है पॉजिटिव, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है कि आप 100 का नोट दीजिए मुझे। और आगे देखो, आई शैल, एंड के बाद क्या आ रहा है, आई शैल डू इट। शैल और डू ये फ्यूचर सिंपल हो गया। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फ्यूचर सिंपल होता है। बीच में क्या आ गया, एंड आ गया। ये इंपरेटिव सेंटेंस। और एंड से वाक्य जुड़ रहा है। एंड कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो वाक्य जुड़ते हैं उन्हें हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो ये सेंटेंस कौन सा है अपना, कंपाउंड सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य है। गिव मी 100 रुपीज नॉट एंड आई विल या आई शैल डू इट फॉर यू, मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। अच्छा, क्या इस वाक्य को आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपको सब ऑर्डिनेटर्स या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज करने पड़ेंगे, और वो हम कर सकते हैं, बना सकते हैं इसको। चूंकि ये कंडीशन की बात कर रहा है, शर्त की बात कर रहा है, और शर्त के लिए वर्ड होता है इफ, वो सब ऑर्डिनेटर होता है। यदि मैं घर गया, यदि तुमने काम किया, तो यदि वाला वाक्य कभी अपना पूर्ण अर्थ नहीं रखता, वो सबऑर्डिनेट होता है, दूसरे पर आश्रित होता है। तो जो इफ वर्ड है, जब थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, जब मैं घर पहुंचा, तो जब वर्ड है, इफ वर्ड है, ये होते हैं सबऑर्डिनेटर्स, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उनसे अगर वाक्य बना दिया जाए तो कंपाउंड की जगह फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो इसी सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, पर चूंकि ये पॉजिटिव कंडीशन है तो उसमें नोट मत लगाना। फिर क्या बन जाएगा, यदि तुम मुझे 100 का नोट दे दो। इफ यू गिव मी 100 रुपीज नोट, एंड को हटा दो, कोमा लगा दो, आई शैल डू इट फॉर यू। ठीक है ना, देखो आप क्या बन जाएगा, इफ से बना दो। इफ यू गिव मी 100 रुपीज नोट, इफ यू गिव मी 100 रुपीज नोट, यदि तुम मुझे 100 का नोट दे दोगे, एंड हटा दिया, कोमा लगा दिया, आई शैल डू इट फॉर यू, मैं ये काम आपके लिए कर दूंगा। इफ यू गिव मी 100 रुपीज नोट, इफ जो है, इससे जो वाक्य बन रहा है ये है सबऑर्डिनेटर। तो यदि तुम मुझे 100 का नोट दोगे, अगर मैं बोल के चुप हो जाऊं, यदि तुम 100 का नोट दोगे, आगे ना बोलूं, तो क्या ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है क्या? आपको लगेगा यार यदि 100 का नोट देंगे सर करेंगे क्या, तो कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब आश्रित है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में जो कंजक्शन काम आएंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे, वो सबऑर्डिनेटर्स होंगे। तो इफ, ये बन गया आपका वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड था एंड से, उसमें क्या था, गिव मी 100 रुपीज नॉट, और कोमा चला गया था एंड आई शैल डू इट फॉर यू, वो बन गया कंपाउंड। तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड भी बना सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि जनरल इंग्लिश के जो एग्जाम्स होते हैं जहां जीके के रूप में पूछता है, वहां ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनवाता है। लेकिन आप थोड़े हाई लेवल के एग्जाम दे रहे हो, अब अगर आप ग्रेड 1 टीचर्स, स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के बनना चाहते हो, आप स्कूल के सीनियर टीचर बनना चाहते हो ग्रेड 2 वाले, तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनवा लेता है। या एसएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे हो, मेंस वगैरह के, तब वहां पर भी वो चीज आपसे पूछ लेता है। ठीक है ना, तो ये बनेगा। देखिए अब उसी सेंटेंस को जो हम लोग बात कर रहे थे, ये गिव मी 100 रुपीज नॉट एंड आई शैल डू इट फॉर यू, ये कंपाउंड था, उसको हमने इफ से बना लिया और वो बन गया कॉम्प्लेक्स। देखिए इसी सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। ये रहा, इफ यू, इफ से बना दिया देखो आप, और जो एंड था उससे कोमा लगा दिया। इफ यू गिव मी 100 रुपीज नॉट, आई शैल डू इट फॉर यू, मैं आपके लिए काम कर दूंगा। अब ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। यहां तक क्लियर है आप लोगों को बात? ओके।
अगला देखो, से इट अगेन, ये बात दोबारा बोलो, बोलो दोबारा इस बात को। आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। दोबारा बोलना इस बात को, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो शर्त है कि नहीं, कब पीटेगा, यदि तुम दोबारा बोलोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। मतलब वाक्य है, आप ऐसे इसको दिल पे मत ले लेना बात को। मैं तुम्हें पीटूंगा, कब पीटूंगा, यदि तुम झूठ बोले। तो कंडीशन है कि नहीं, यदि तुमने दोबारा बात बोली, यदि तुम ये काम करोगे मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहां कंडीशन है, पॉजिटिव कंडीशन है। अगर एंड से बनाओगे तब तो बन जाएगा कंपाउंड, अगर इफ से बना दोगे तो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। वेरी इजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये वाले, अपने तो नहीं पूछता बट जहां आते हैं वहां, बट आपको पता होना चाहिए कि इफ जो है वो पॉजिटिव कंडीशन को शो करता है और एंड भी करता है काम। तो एंड से भी बना सकते हैं। इसी वाक्य को ये कह रहा है कि भाई कंपाउंड बनाओ, तो शर्त है कंपाउंड बनाना है तो एंड से बना दो, बीच में एंड लगा दो, बस कोई दिक्कत नहीं। से इट अगेन, ये इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है तो इंपरेटिव सेंटेंस आ गया। देखो यहां पे इंपरेटिव सेंटेंस आना चाहिए, फिर एंड आ गया, और आई शैल बीट यू, ये फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया। से इट अगेन, इस बात को दोबारा बोलो, एंड आई शैल बीट यू, और मैं तुम्हें पीटूंगा। ये बना कंपाउंड सेंटेंस। क्या बना, कंपाउंड। अब बनाना है कॉम्प्लेक्स, तो इफ से बना दो इसको, इस पहले जोड़ दो, इफ यू से इट अगेन, एंड को क्या लगा दोगे, कोमा, यदि तुमने बात दोबारा बोली, आई शैल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा, आई शैल बीट यू। इफ यू से इट अगेन, आई शैल बीट यू। समझ में आ रहा है यहां तक आप लोगों को? ओके। फिर देखो आप, स्पेयर द रोड एंड यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। बिल्कुल सही बात है, एंड से बना रखा है। स्पेयर द रोड, ये है इंपरेटिव सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, और यू विल स्पॉइल, ये फ्यूचर सिंपल, एंड बीच में आ गया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। अर्थ क्या होता है साहब इसका, वो देख लीजिए। स्पेयर द रोड, रोड मतलब डंडा मान लो आप, स्पेयर द रोड, डंडे को एक तरफ रख दो, साइड में रख दो। डंडे से पीटते हैं बच्चों को, दंड दिया जाता है, उसको आप रख दो साइड में, मतलब बच्चों को पीटना बंद कर दो, बच्चों को डांटना बंद कर दो। क्या होगा, अगर तुमने बच्चों को डांटना बंद कर दिया, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। आप पक्का देखना, बच्चों को आप स्पॉइल कर देंगे, बच्चों की जिंदगी आप बर्बाद कर देंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। स्पॉइल यानी बिगड़ जाना, बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। तो ये तो है पॉजिटिव कंडीशन, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस एंड से बन रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्या बनाना हो, कॉम्प्लेक्स, तो कैसे बनाओगे दोस्तों, किससे बनाओगे कॉम्प्लेक्स, एंड वाले वाक्य को इस तरह से, अगर एंड वाला वाक्य हो, इंपरेटिव सेंटेंस, एंड और फ्यूचर सिंपल, और उसका कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पता है आपको, इफ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो इफ से बनाएंगे, एंड को हटा के कोमा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, इफ यू स्पेयर द रोड, रोड यानी डंडा, अगर आपने डंडे को साइड में रख दिया, स्पेयर छोड़ दिया, कोमा, एंड को हटा दो, कोमा लगा के अगला वाक्य एज इट इज पूरा होता है। यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड, आप बच्चे को स्पॉइल कर देंगे, आप बच्चे को बर्बाद कर देंगे। इफ यू स्पेयर द रोड, अगर आपने रोड को स्पेयर किया, यू विल स्पॉइल द चाइल्ड। बिल्कुल समझ में आ गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये ऊपर वाला कंपाउंड सेंटेंस था। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एंड हो गया, पहला हमने एंड कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर और, ओ आर, और यानी या, अथवा। देखिए दूसरा पढ़ रहे हैं और क्या होता है दोस्तों, या अथवा, या भी कह सकते हैं, अथवा भी कह सकते हैं। इसी से एक मिलता जुलता एक कंजक्शन और होता है अदरवाइज, लेकिन अदरवाइज को हम 11 में नहीं गिनते हैं, बट ये काम वही करता है जो और करता है। ये एक्चुअली सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, पूर्ण वाक्यों को। अदरवाइज
और ये सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में काम करता है, ठीक है ना। तो वैसे अर्थ वही होता है। तो कई बार ये एग्जाम जो पेपर सेट करते हैं उनको इतना अंतर पता नहीं होता, तो वो और वाले क्वेश्चन में अदरवाइज भी दे देता है, अदरवाइज और, तो एक ही अर्थ रखते हैं, और यानी भी याद हुआ और अदरवाइज यानी भी याद हुआ, अदरवाइज और का मतलब हो गया। तो ये भी दो काम करता है एंड की तरह। दो काम पढ़ेंगे इसके हम लोग। एक तो ओ या अथवा कब यूज करते हैं हम लोग, सबको पता है कि भाई ये कर लो या ये कर लो, वो कर लो या ये कर लो, जाओगे या नहीं जाओगे। तो और हमेशा जब आता है वाक्य में तो आपके पास विकल्प होते हैं, आपके पास चॉइस होती है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ये काम कर लो या फिर आप ये काम कर लो। तो जब चॉइस की, विकल्प की बात हो रही है तो आप और यूज करते हैं। और क्या काम करता है, टू शो ऑल्टरनेटिव चॉइस। आपके पास विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। जब आपके पास चॉइस हो, जब आपके पास विकल्प हो, तो फिर आप और यूज करें। एंड क्या काम कर रहे थे, एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ रहा था। और क्या काम कर रहा है, और विकल्प की बात करता है, चॉइस की बात करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी मेहमान को आपने कहा यू कैन स्टे हियर, तुम यहां रुक सकते हो, और या यू कैन गो टू अ होटल, या फिर तुम किसी होटल में भी जा सकते हो। तुम यहां रुक सकते हो और यू कैन गो टू अ होटल, या तुम किसी होटल में भी जा सकते हो। ये ऐसे मेहमान को विकल्प दिया। देखो कई बार हमारे यहाँ घर पे इस तरह के मेहमान आ जाते हैं, जैसे अपने यहाँ परंपरा भी है, जो फूफा जीजा टाइप के जो मेहमान होते हैं ना, इनके नखरे अलग है, परंपरावादी इनका दृष्टिकोण है कि ससुराल में जाना और फुल नखरे दिखाने हैं अपने को। तो ऐसे कई बार नखरे दिखाने वाले मेहमान आ जाते हैं, और जब से नखरे करते रहते हैं, ये तुम्हारा खाना अच्छा नहीं है, तुमने पानी तुम्हें सही नहीं पिलाया, आरओ का पानी पीता हूं मैं तो, तुमने मुझे खाने में सैलेड तो दिया ही नहीं, तुमने सैलेड में प्याज तो देखो ये कैसे टुकड़े काट के दे दिए मेरे को, ऐसे प्याज खाता हूँ, मुझे गोल गोल स्लाइस चाहिए, तुम्हारा एसी तो काम ही नहीं कर रहा, तुम्हारे गद्दे कैसे हैं, मैं गूदड़ी पे सोऊंगा क्या मैं। इस तरह की बातें करते हैं। अब रात को 10-11 बजे सोने का समय हो रहा है और वो गद्दे गूदड़ियों की बात कर रहा है मेहमान, आपको आ रही भयानक नींद, तो आपका दिमाग खराब हो गया। आपने कहा भैया इधर आ, इधर आ, इधर आ, सुन, तेरे पास दो विकल्प है, यू कैन स्टे हियर, या तो शांति से यहां स्टे कर लो, शांति से रुक जाओ, और या फिर एक विकल्प और है, यू कैन गो टू अ होटल। तुम्हें यहाँ की अगर फैसिलिटीज पसंद नहीं आ रही, जो नहीं है हमारे पास, जैसे हम वैसे ही हैं, अगर नहीं आ रही तो यू कैन गो टू अ होटल, तुम किसी होटल में जा सकते हो। यू कैन स्टे हियर और यू कैन गो टू अ होटल। आपने अपने मेहमान को विकल्प दिया। हालांकि हमारे यहाँ से मेहमान को भगवान मानते हैं, बट बता रहा हूं किसी ऐसे जो फालतू नखरे करे जा रहा है, पूरा दिन हो गया, तो गुस्सा आने पर कह ही सकते हो। आपने विकल्प दे दिए, यू कैन स्टे हियर और यू कैन गो टू अ होटल। दूसरा देखिए, यू कैन डू इट योरसेल्फ। कोई काम है, उस काम को तुम खुद कर सकते हो योरसेल्फ, और यू कैन आस्क हर टू डू इट। तुम अपनी छोटी बहन को या तुमने दोस्त को या अपनी वाइफ को भी कह सकते हो, ये कर देगी काम। यू कैन डू इट योरसेल्फ, तुम खुद कर सकते हो, और यू कैन से टू हर या आस्क हर टू डू इट, कि वो इस काम को कर दे। तो विकल्प की बात है, या तुम कर लो या उनसे करवा लो, एक ही बात है। गांधी जी ने हमारे को दो विकल्प दिए, डू और डाई, करो या मरो। देखो दो शब्दों को जोड़ दिया, दो शब्दों को जोड़ा जा सकता है, हालांकि डू और डाई पूरे सेंटेंस भी हैं। डू और डाई, या तो तुम करो और यू डाई, या तुम मर जाओ। विकल्प है, चॉइस है। तो जब विकल्प की, चॉइस की बात कर रहे हो तो हम और का यूज करते हैं, ठीक है ना। विकल्प चॉइस की बात करते हैं। और का एक यूज और है दोस्तों, टू शो नेगेटिव कंडीशन। नकारात्मक जो शर्त होती है उसको बताने के लिए काम। तो यहां देखो, ये एंड का ऑपोजिट हो गया, एंड का ऑपोजिट हो गया। एंड कौन सी शर्त बता रहा था, सकारात्मक, पॉजिटिव। गिव मी 100 रुपीज नॉट, आई शैल डू इट फॉर यू। तो यदि तुम दोगे मैं कर दूंगा। यहां पे नेगेटिव, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। ये नेगेटिव कंडीशन, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। टू शो नेगेटिव कंडीशन, नकारात्मक सूचना को जोड़ता है, नकारात्मक शर्त बताता है। इंपरेटिव सेंटेंस आएगा इसमें भी,
और आएगा और इधर सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। वही होगा, बिल्कुल स्ट्रक्चर वो का होगा, एंड वाला ही, बस एंड की जगह और अगर आ जाए तो नेगेटिव कंडीशन हो जाएगी, एंड आ जाए तो पॉजिटिव कंडीशन। कैसे साहब, समझाओ, समझते हैं। एक सेंटेंस देखिए आप, कीप क्वाइट, चुप बैठो, चुप हो जाओ, और अन्यथा अथवा आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, अन्यथा मैं तुम्हें क्लास से बाहर फेंक दूंगा। या तो चुप हो जाओ या तुम्हें क्लास से बाहर फेंक दूंगा। तो कीप क्वाइट और आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। क्लास से बाहर कब फेंकेगा? यदि तुम चुप नहीं हुए। ध्यान रखना, सुनना वापस, कीप क्वाइट, चुप हो जाओ वरना तो क्लास से बाहर फेंक दूंगा। मतलब यदि तुम चुप नहीं हुए, यदि तुम चुप नहीं हुए, नकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। तो नहीं मतलब नकारात्मक कंडीशन है, नकारात्मक है, नेगेटिव कंडीशन है, तो फिर आप लोग और का यूज कर रहे हैं। तो अगर इसका ये तो हो गया कंपाउंड सेंटेंस, और से बनेगा तो कंपाउंड, अगर कॉम्प्लेक्स बनाता तो इसको भी इफ से बना दो, इफ यू, लेकिन यहां डोंट आएगा। इफ यू डोंट कीप क्वाइट, यदि तुम चुप नहीं रहे, इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास, तुम्हें क्लास से बाहर फेंक दूंगा। बात क्लियर होगी। ऐसा और का एक वाक्य और करते हैं कि कैसे वो अपने को दोनों कंडीशंस बताता है, नेगेटिव कैसे करवाता है। देखिए, डू योर होमवर्क, इंपरेटिव सेंटेंस है, योर टीचर विल पनिश, योर था ये, ठीक है ना, योर टीचर विल पनिश यू। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, योर टीचर विल पनिश यू, तुम्हारे टीचर तुम्हें पनिश करेंगे, ठीक है ना, तुम्हारे टीचर तुम्हें पनिश करेंगे। तो बताओ, इसका कंपाउंड बनाओ, इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाइए बिना आंसर देखे। डू योर होमवर्क, योर टीचर विल पनिश, तुम्हारा होमवर्क करो, तुम्हारे टीचर तुम्हें पनिश करेंगे। तो पहले देखो कि ये नेगेटिव कंडीशन है कि ये पॉजिटिव कंडीशन है। तो यदि तुम होमवर्क करोगे तो तुम्हारे टीचर पनिश करेंगे, या यदि तुम होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर पनिश करेंगे। यदि होमवर्क नहीं करोगे तो नेगेटिव कंडीशन है, तो इसको एंड से मत जोड़ना, इसको और से जोड़ना अगर कंपाउंड बनाना है तो डू योर होमवर्क और लगा दो बीच में, ठीक है ना, और लगा दीजिए बीच में, योर टीचर विल पनिश यू। यहां पे योर सही था, वो गलती यहां पे आर लिखा हुआ नहीं था। ये कंपाउंड बन गया, इसको इफ और नॉट से बना देंगे। इफ यू डोंट डू योर होमवर्क, ये तुम तुम्हारा होमवर्क नहीं करोगे, योर टीचर विल पनिश यू, तुम्हारे टीचर तुम्हें पनिश करेंगे। तो ये नेगेटिव इफ से नॉट बुलाया तो नेगेटिव कंडीशन हो गई और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आगे इसको देखो आप, गिव मी योर बैग, और आ गया, आई शैल शूट यू, तुम्हारा बैग दे दो। अगर बैग नहीं दिया, यदि बैग नहीं दिया तो नेगेटिव कंडीशन है, आई शैल शूट यू, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कब शूट करूंगा? बैग दे दोगे या बैग नहीं दोगे? बैग नहीं दोगे, तो कंडीशन यहां पर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव कंडीशन है तो फिर आप लोग और यूज करेंगे, अगर पॉजिटिव कंडीशन है तो फिर आप लोग एंड यूज करेंगे। और देखो आप, इफ यू डोंट गिव मी, इसका कॉम्प्लेक्स बना दिया हमने, कॉम्प्लेक्स, इफ यू डोंट गिव मी योर बैग, अपना बैग नहीं दोगे, आई शैल शूट यू, बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिव कंडीशन थी और ये एंड और हो गया। हमने एंड के दो यूज पढ़े, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ता है और पॉजिटिव कंडीशन बताता है। और के भी दो यूज पढ़े, और जो है एक तो बताता है विकल्प की बात करता है, चॉइस की, इसके अलावा और नेगेटिव कंडीशन को भी शो करता है। तो हमारे दो गए, एंड और। अब तीसरा देखते हैं, नोर, NOR। मैं आगे बढ़ने से पहले यही बात कर लेता हूं आपसे, नोर का हिंदी अर्थ पहली बात तो क्या होता है? नोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पता है किसी क्लास में? नोर। अब कई लोग मुझे कहते हैं साहब ये होता है ना तो ना, नाइदर नोर हो तो ना तो ना, अकेला नोर हो तो ये नहीं।
न तो, मतलब वही नोर वाला अर्थ आएगा। अच्छा दोस्तों, नोर किसका ऑपोजिट है, किसका नेगेटिव है? एंड का या और का? किसका नेगेटिव है? नोर का? नहीं, ध्यान रखना, नोर और का नेगेटिव नहीं होता। हमें लगता है और नोर एक दूसरे के ऑपोजिट होते होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। नोर होता है ऑपोजिट एंड का, ये ऑपोजिट होता है एंड का। एंड का ऑपोजिट क्यों होता है दोस्तों? भाई एंड जोड़ता है पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को, पहला यूज, और नोर जोड़ता है नेगेटिव इंफॉर्मेशन को। नकारात्मक सूचना को जोड़ना हो तो नोर, सकारात्मक सूचना को, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ना हो तो एंड का यूज करें। ठीक है ना? जैसे भाई सकारात्मक सूचना से नोट नहीं हो तो एंड जोड़ दो, और नोट वाले वाक्य हो तो उन्हें नोर से जोड़ दें। ठीक है, समझते हैं कैसे बात है। देखिए, नोर को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। नोर, न ही, न तो, ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने में काम आता है, नकारात्मक सूचना को। तो एंड का ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? एंड किसको जोड़ता है? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को। और नोर किसको जोड़ेगा? नेगेटिव इंफॉर्मेशन को, नकारात्मक सूचना को। जैसे दो वाक्य हैं, देखो, ही डज नॉट स्टडी, डज नॉट नकारात्मक है, ही डज नॉट प्ले नकारात्मक है। ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ता नहीं है, ही डज नॉट प्ले, वो खेलता नहीं है। वह पढ़ता नहीं है, वह खेलता नहीं है। तो दोनों सूचनाएं कौन सी हैं दोस्तों? दोनों नकारात्मक, नेगेटिव कंडीशन है। क्या इनको आप एंड से जोड़ सकते हैं? कतई नहीं जोड़ सकते। एंड से नेगेटिव इंफॉर्मेशन को नहीं जोड़ सकते, इसलिए आपको नोर यूज करना पड़ेगा। नोर तीसरा हमारा कंडीशन है 11 में से। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। ये नीचे क्या लिखा हुआ है उसमें मत जाओ, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट प्ले। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं, या उससे भी कुछ समय जल्दी कर ले, बहुत अच्छी बात है। इनको जोड़ के देखिए, फटाफट प्लीज अपने अपने नोटबुक में आप जोड़िए। ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट प्ले, जोड़िए इन दोनों सेंटेंस को। ही डज नॉट स्टडी, ही डज नॉट प्ले। देखो, हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको जनरली ऐसे जोड़ते हैं। ही डज नॉट स्टडी, दिमाग पूरा लगाते हैं, लेकिन जितना है उतना लगा पाएंगे। जो सीखा ही नहीं उसको कैसे लगा पाओगे दिमाग आप? पूरा ले देते हैं, ही डज नॉट स्टडी, फिर फुल स्टॉप उठा के नोर लगा देते हैं। अब या तो पूरा वाक्य ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं वो सोचते हैं यार नोर तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये नॉट नहीं आना चाहिए, तो नोट उठा के वाक्य लिख देते हैं, ही डज प्ले, वो भी गलत हो जाता है। कुछ लोग थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार नॉट हटेगा ना तो डज भी हटना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था ये टेंस वगैरह में कि डज का यूज तो तभी करते हैं जब प्रश्न को या तो नेगेटिव बनाना हो सेंटेंस को, या इंट्रोगेटिव बनाना हो। सेंटेंस अगर नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो डू डज डिड का यूज करते हैं हम लोग। तो नॉट हटेगा तो डज भी हटेगा। तो कई लोग क्या करते हैं, नॉट को बढ़ाते हैं, डज को बढ़ाते हैं, थोड़ा ज्यादा जो दिमाग लगाते हैं, ये फिर भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जब डज नॉट हटेगा तो डज का एस और यस वर्ब में लगाना पड़ेगा। तो लोग सोचते हैं कि यार नॉर फिर प्ले में एस लगा दो, नॉर ही प्लेज, नॉर ही प्लेज। और दोस्तों वाक्य ये भी गलत है, वाक्य ये भी गलत है। ही डज नॉट स्टडी, वो पढ़ता नहीं है, नॉर ही प्लेज, नहीं, गलत है, ये भी गलत है। अब सही कैसे बनाएं इसको? इसमें क्या चक्कर है? इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, वो ये नॉर ही है। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड, चाहे वो नोर हो, चाहे वो नॉट ओनली हो, चाहे वो नो सूनर हो, चाहे वो नाइदर हो, चाहे लिटिल और फ्यू जैसे सेमी नेगेटिव वर्ड्स हो, जब भी किसी सेंटेंस के क्लोज के शुरू में कोई नेगेटिव वर्ड अगर आ जाए, नेगेटिव वर्ड, तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सेंटेंस के शुरू में नेगेटिव वर्ड आ जाए, वाक्य के शुरू में नेगेटिव वर्ड, नॉट ओनली, नाइदर, नो सूनर, नोर, नेवर, लिटिल, फ्यू,
ये वर्ड्स आ जाए, या कई बार रेस्ट्रिक्टिव वर्ड्स भी होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन करते हैं, ओनली, सो, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएं तो उन वाक्यों का स्ट्रक्चर, उन वाक्यों का जो बनावट होगी वो इंट्रोगेटिव करनी पड़ेगी। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आती हो तो वो फिर इंट्रोगेटिव नहीं होते। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ तो बनेगा फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। लिनारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, इनके अंदर स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा, सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा। कैसे, हम बात करते हैं ये कैसे बनेगा। देखो पहले वाले क्लोज को तो ऐसे कैसे लिख लो, ही डज नॉट स्टडी, वो है वह पढ़ता नहीं है, नॉर। अब मुझे इस वाक्य का बनाना है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर अपने पास में? डज है, और डज कहाँ आएगा? ये ही से पहले आएगा, ही से पहले आएगा। तो नॉर डज ही, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर आ जाएगा नोट, कहाँ गया? नोट तो अर्थ होता ही है नहीं, तो नोट चला गया इसमें। ऐसे बनेगा सेंटेंस। आप में सर किसी ने बनाया हो तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए, मतलब आप में, आपके पास इंग्लिश के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ही डज नॉट स्टडी, वह पढ़ता नहीं है। ये देखो नोर से जो पहले वाला वाक्य है ना, ये तो नेगेटिव ही होगा हमेशा, क्योंकि नोर जोड़ता ही किसको है? नेगेटिव इंफॉर्मेशन। तो नोर से पहले वाला वाक्यांश जो वाक्य है, उपवाक्य है, वो नेगेटिव होना कंपलसरी है। तो पहला नेगेटिव हो गया, और नोर के बाद वाला इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा। नोर के बाद वाला इंट्रोगेटिव होगा, पहले वाला नेगेटिव, बाद वाला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। अब चूंकि डज आ गया तो प्ले में एस लगाने की जरूरत नहीं, और ये चूंकि नोर से बना रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बना रहे हैं, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होगी। अब ये क्या रूल था, वो रूल देख लो आप, जो बता रहा था, यदि किसी वाक्य के शुरू में कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे नोर, नेवर, नो सूनर, नॉट ओनली, लिटिल फ्यू, या कोई रेस्ट्रिक्टिव वर्ड आ जाए जो प्रतिबंधित करते हैं, जैसे ओनली, सो एटसेट्रा, तो फिर उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले होगी, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जैसे हमने यहां पर देखो फुल स्टॉप लगाया था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। एक उदाहरण और देखो ऐसे, आप देखो, अब आई डोंट लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बनानास, मुझे बनानास पसंद है। ये दोनों सूचनाएं एफर्मेटिव हैं कि नेगेटिव है? किस तरह की सूचना है? एफर्मेटिव या नेगेटिव? डोंट लाइक, डोंट लाइक, इसका मतलब दोनों नेगेटिव सूचनाएं हैं। और अगर नेगेटिव सूचना को जोड़ना हो, नेगेटिव इंफॉर्मेशन जोड़ना हो, तो एंड यूज करोगे कि नोर यूज करोगे? एंड तो पॉजिटिव के लिए आता है, इसलिए नोर यूज करेंगे। तो इन दोनों को आपको नोर से बनाना है। तो नोर से बनाएंगे, बात कर रहे थे हम लोग, कैसे करेंगे आप? आई डोंट लाइक एप्पल्स, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? एज इट इज, यहां लगा देंगे नोर, नोर लगा देंगे। नोर के जस्ट बाद में स्ट्रक्चर होगा इंटरोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो जो डू है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगी, डू आई। पहले वाला ऐसे कैसे? आई डोंट लाइक एप्पल्स, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर आई नोर डू आई लाइक बनानास। पहले वाला वाक्य मैं से पूरा लिख देता हूं। पहले तो आया कैसे कैसे? आई डोंट लाइक एप्पल्स, ये पूरा पूरा उतार दिया कैसे? ठीक है, नॉर डू आई लाइक बनानास, ये बनेगा। इसको जोड़ना हो तो ये बनेगा। अभी एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं सेकंड में, इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा सही है उसमें से, कौन सा गलत है, ये देखना है आपको। तो जो ये तो सही होगा, इसके अलावा कुछ बनाओ गलत होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये कर सकते हैं आप लोग, आई डोंट लाइक एप्पल्स, नॉर, ये जो देखो, ये आई डोंट लाइक और आई डोंट लाइक दोनों वर्ब सेम है नहीं,
तो इनको आप एक बार भी लिख सकते हो। तो जो डू आई लाइक है इसको हटा करके और केवल कर दो बनाना, सब्जेक्ट लिखो ही मत। अगर सब्जेक्ट लिखोगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, आई डोंट लाइक एप्पल्स, मुझे आम पसंद नहीं है, नोर बनाना और ना ही बनाना। शॉर्ट कर सकते हैं इसको, पूरा बनाना है तब तो ये बनेगा, आई डोंट लाइक एप्पल्स नॉर डू आई लाइक बनाना। शॉर्ट बनाना है, छोटा बनाना है, तो इस डू आई लाइक को हटा सके, नोर के बाद डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, बनाना लिख सकते हैं। देखिए आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर, ये दे दिया सेंटेंस, और अब देखिए ये चार ऑप्शन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई डोंट लाइक एप्पल्स ठीक है, कोमा लग के नोर आ, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं कोमा लग के आ सकते हैं, कोमा लग के नोर आ गया। आई लाइक बनानास, आई लाइक बनानास में क्या कर दिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आई, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं हुआ, इसलिए सेंटेंस गलत है, गलत है। अगला देखो, आई डोंट लाइक एप्पल्स ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, नोर आ रहा है, ठीक आ रहा है। डू आई लाइक बनानास, ये सही है, जो हमने बनाया था वही बन गया, दूसरा सही है। तीसरा, आई लाइक एप्पल्स नोर, नहीं गलत हो गया, नोर से पहले वाला जो क्लोज है, जो उपवाक्य है, वो नेगेटिव होना जरूरी है। नोर से पहले नेगेटिव, नोर के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ये बात दिमाग में रखें। तो चूंकि एफर्मेटिव बन गया तो ये भी क्या हो गया, देखो बाद में सही था ये, पर शुरू में गलत कर दिया। टी देखो आप, आई डोंट लाइक एप्पल्स नेगेटिव है ठीक है, नोर बनाना शॉर्ट कर दिया बट सेंटेंस सही है, ये भी सही था, नोर बनाना ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या है, लिटिल ही नोज अबाउट मैथ्स। मैं कह रहा हूं कि ये सेंटेंस गलत है, एरर है। दिस सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इस सेंटेंस में एक एरर है, ट्राई टू फाइंड आउट। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू इंप्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस को सही करने की कोशिश भी करें। लिटिल ही नोज अबाउट मैथ्स, मैथ्स के बारे में वो बहुत कम जानता है, ये गलती क्या है, देखो लिटिल अगर आप देख रहे हो तो उसी नियम में है, लिटिल और फ्यू, ये मैंने डिटेल्स पढ़ाया था, ये नेगेटिव सेंस रखते हैं। लिटिल का जो है बहुत कम, न के बराबर अर्थ होता है, वह बहुत कम जानता है मैथ्स के बारे में, यानी कि नेगेटिव सेंस है। तो नेगेटिव सेंस रखने वाले वर्ड अगर वाक्य के शुरू में आ जाते हैं, अगर शुरू में आ जाएं, तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर हमें कैसा बनाना पड़ता है, इंटेरोगेटिव। कैसा बनाना पड़ता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, लिटिल ही नोज, यहाँ इज एम आर, वॉज वर, हैज है, कुछ दे ही नहीं रखा। तो जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना दी हो और लानी हो तो पक्का समझ लो कि या तो डू डज में से कुछ होगा, अगर पास्ट टेंस है तो डिड में से कुछ होगा, डू डज डिड। अब यह देखो नोज के अंदर एस लगा हुआ है तो डज आएगा, अगर केवल नो होता तो डू आ जाता, अगर सेकंड फॉर्म होती न्यू तो डिड आ जाता। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती हैं तो डू, डज या डिड। डू कब, जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, डज कब, जब फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस दे रखा हो, डिड कब, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो। तो यहां नोज फर्स्ट फॉर्म में एस है तो डज से बनेगा, लिटिल शुरू में रह जाएगा, लिटिल डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर ही, फिर नो अबाउट मैथ्स, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लिटिल डज ही नो अबाउट मैथ्स, लिटिल डज ही नो अबाउट मैथ्स, बहुत कम वह जानता है मैथ्स के बारे में। अच्छा ये इस तरह लिटिल को इनको शुरू में लिखना ना, इंग्लिश में से हम लोग एब नॉर्मल यूज कहते हैं। एब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली यूज नहीं होता। जनरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, लिटिल को बीच में लिखना चाहिए। ही नोज, ही लिटिल नोज अबाउट मैथ्स, मैथ्स के बारे में बहुत कम जानता। अगर लिटिल बीच में आ जाएगा फिर ये स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। शुरू में आते हैं ना वर्ड, ये नेगेटिव वर्ड अगर किसी वाक्य के शुरू में आते हैं तो ये गणित लगानी पड़ती है अपनी। एक वाक्य और देखो,
ओनली यस्टरडे, केवल कल ही। ओनली जो है ये एक रेस्ट्रिक्टिव वर्ड है। केवल कल ही आई केम टू नो अबाउट हिज सक्सेस इन एग्जाम। कल ही मुझे उसकी सफलता के बारे में पता लगा था। ओनली यस्टरडे, तो ओनली एक रेस्ट्रिक्टिव वर्ड हो गया। क्या होगा दोस्तों? रेस्ट्रिक्टिव वर्ड हो गया। रेस्ट्रिक्टिव वर्ड भी अगर किसी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होगा। तो जो आई के बाद केम दे रखा है ना, वर्ब बांध दे रखे, ऐसा नहीं होगा, पहले लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। और केम के बाद हम जानते हो तो ये कम की सेकंड फॉर्म होती है, कम केम कम, सेकंड फॉर्म हो गई। सेकंड फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब देता नहीं है तो आपको लेनी पड़ेगी डिड, ले लेंगे आप। तो कैसे बनेगा? ओनली यस्टरडे, ये तो आ जाएगा कैसे? डिड आई कम। कम क्यों हो गया? क्योंकि केम का सेकंड फॉर्म डिड में चला गया। तो डिड आई कम टू नो अबाउट हिज सक्सेस इन एग्जाम। बस केवल ये गलती थी, डिड आई कम। आई केम की जगह क्या करोगे? डिड आई कम। देख लीजिए आप, इसका आंसर यही होगा। अच्छा, बनाना है, बना लिया हम लोगों ने। क्या बनेगा? ओनली यस्टरडे आई केम टू नो या डिड आई कम टू नो? डिड आएगा। डिड आई कम टू नो अबाउट, सेंटेंस क्या था पूरा देख ले दोबारा से एक बार, ताकि उसके हिसाब से कर सके हम लोग। अबाउट हिज सक्सेस इन एग्जाम, ठीक है। अबाउट हिज सक्सेस in exam, about his success in exam. Only yesterday did I come to know, केवल मुझे कल ही पता लगा about his success in exam, एग्जाम में उसकी सफलता के बारे में मुझे कल ही पता लगा। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। डिड आई कम टू नो, इसकी वजह से। क्या ये वाला वाक्य सही है गलत है? मैंने यहां पे सही गलत का निशान नहीं लगाया, अपने को लगाना है। अब इन नो अदर वे, इन नो अदर वे, नेगेटिव वर्ड। नो से नेगेटिव वर्ड हो गया। नेगेटिव वर्ड किसी वाक्य के शुरू में आ जाए तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल। कैन हेल्पिंग वर्ब है, द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है। इन नो अदर वे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कैन द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर बी सॉल्व, जिससे कि कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। इन नो अदर वे, ऐसे नहीं होगा द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर कैन बी सॉल्व, ऐसे नहीं कर सकते। कैन हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आ गया तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव ही करना पड़ेगा। नोर वाली बात समझ आ गई आपको? एक इंपॉर्टेंट बात और समझ ली साथ साथ में आप लोगों ने, कि जब भी किसी वाक्य में नेगेटिव वर्ड शुरू में होता है तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर हमें इंट्रोगेटिव ही बनाना पड़ता है। तो ये संबंधित एरर आपको और समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और कंजक्शन पे। फोर्थ नंबर पे है हमारे पास सो, जिसका मतलब होता है इसलिए। इसको देयरफॉर भी कह सकते हैं। देयरफॉर का मतलब भी क्या होता है? इसलिए। जैसे हमने पढ़ा था और, अथवा और अदरवाइज भी अथवा, बट ये अदरवाइज और ये देयरफॉर, ये दोनों इन 11 कंजक्शन में नहीं है, ये सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। बट काम वही करता है जो सो करता है। देयरफॉर यानी इसलिए, सो यानी भी इसलिए। इन दोनों मतलब इसलिए होता है कि ये रिजल्ट शो करते हैं, परिणाम दर्शाते हैं। परिणाम दर्शाते हैं तो होता क्या है? सो से पहले रीजन, कोई कारण होता है, और सो के बाद परिणाम होता है। परिणाम जिसमें सो होगा ना, जिस क्लोज में सो होगा उसमें परिणाम होगा। तो जनरली क्या होता है? पहले रीजन आ जाता है, ये कारण है इसलिए ऐसा होगा। तो रीजन पहले, फिर सो, और फिर रिजल्ट आता है। पहले कारण फिर रिजल्ट। एक्चुअली सो जो होता है वो रिजल्ट वाले क्लोज में होता है, परिणाम बताता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं उससे पहले देखिए आप, क्या आपको वो वाक्य ध्यान है दोस्तों जो आप लोगों ने पढ़ा था स्कूल्स में, जहां सो का यूज करते थे आप? अगर याद करो, एप्लीकेशन में आप लिखते थे मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, याद आ रहा है?
बहुत प्यारा सेंटेंस था वो, उसमें सो का यूज करते थे हम लोग। तो देखिए आप, देखना, आई एम इल, मैं बीमार हूं, कोमा लग के सो, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। मैं स्कूल क्यों नहीं आ सकता, कारण क्या है, मैं बीमार हूं। तो ये तो हो गया रीजन, आई एम इल, ये तो है रीजन, कारण, मैं बीमार हूं। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता, ये है उसका परिणाम। बीमारी का परिणाम क्या है कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो पहले रीजन और सो के बाद रिजल्ट और बीच में सो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है सो का, इसलिए परिणाम दर्शाता है, रिजल्ट दर्शाता है। सो से पहले रीजन, सो के बाद में रिजल्ट। और देखो एग्जांपल, ये जो बात कह रहे हैं मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं आ सकता, ये छोटे जब थे, हम 9-10 तक लास्ट पढ़ते थे, तब तक ऐसी लाइन लिख करके आप एप्लीकेशन लिखते थे। इसी वाक्य का थोड़ा और बड़ा हुआ रूप, स्टैंडर्ड रूप क्या हो सकता है, अगर आप ये बात बोलनी हो तो आप क्या कह सकते हैं, सेम चीज, आई एम रनिंग अ टेम्परेचर। आई एम रनिंग अ टेम्परेचर मतलब मेरे बुखार हो रहा है, टेम्परेचर रन हो रहा है, बढ़ रहा है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल, जो कैन नॉट यूज किया ना आपने, उस कैन नॉट का बड़ा फॉर्म है। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कम टू कॉलेज टुडे, कि मैं आज कॉलेज आ सकूं। तो स्कूल में वैसा वाक्य लिखें, थोड़े बड़े हो गए, कॉलेज में आ गए, तो ये स्टैंडर्ड बढ़ा दें। बात वही है, सो से पहले कारण है बुखार होना, और सो के बाद रिजल्ट है स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकता। तो आपको एक लग रहा है सर ने हल्का वाक्य लिखवा दिया पहले वाला, नहीं, वो बिल्कुल सही है, ऐसा ही समझ में आना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लो, अगर बड़ा लेना, देखो कैसे कहते हैं इसी वाक्य को, आई एम इल को क्या कह दिया हमने, आई एम रनिंग अ टेम्परेचर, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कम टू कॉलेज यस टुडे। ठीक है दोस्तों, ओके। रीजंस के लिए ये दो वाक्य हमने पढ़े, और देखिए आप लोग आगे एक वाक्य और देखो, आर केसेस वर हैवी। केसेस मतलब सूटकेस, वो वाला केसेस है, बस्ते, हमारे जो केसेस थे वो भारी थे। सो इसलिए हमने क्या किया, वी टुक अ टैक्सी। भाई हल्के थे नहीं तो कैसे ले जाएं, हमने एक टैक्सी किराए पर ली, वी टुक अ टैक्सी। तो ये हो गया सो का। अब देखिए दोस्तों आप लोग, बट यट स्टिल, ये 3 है, 5, 6, 7, मैंने तीनों आपको 7 लिखवा दिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है वो देखिए आप। ये तीनों का काम एक ही है, जो तीनों वर्ड देख रहे हैं आप, ये तीनों कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास, ये तीनों विरोधाभास बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं। तीनों का काम एक ही है, इसलिए हम तीनों को साथ पढ़ रहे हैं। बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु, एक ही बात है। जनरल कॉन्ट्रास्ट, सिंपल कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास दर्शाता है। यट और स्टिल की बात करें, इन दोनों के अर्थ सेम है, तो भी, फिर भी, तथापि, सेम अर्थ है। और दोनों ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट, वो तो जनरल कॉन्ट्रास्ट होता है, सामान्य विरोधाभास, इसमें थोड़ा विरोधाभास ज्यादा होता है। तो ज्यादा थोड़ा विरोधाभास आपको दर्शाना हो तो यट और स्टिल ले लो, जनरल कॉन्ट्रास्ट दर्शाना हो तो बट ले लो। एक अर्थ और अंतर और कर सकते हैं अर्थ के हिसाब से। बट का हिंदी अर्थ निकलता है लेकिन, किंतु, परंतु। यट और स्टिल का अर्थ निकलता है तो भी, फिर भी, तथापि। मतलब यट स्टिल का जो अर्थ होता है वो नेवरलेस, तथापि, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी, फिर भी, ये अर्थ लेता है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट होता है, अर्थ भी अलग होता है। अगर आपको तथापि, तो भी, फिर भी का अर्थ लेना हो, नेवरलेस, इन स्पाइट ऑफ दैट का अर्थ लेना हो तो यट और स्टिल का यूज करें। अगर आपको सिंपल लेकिन का, किंतु, परंतु का अर्थ लेना हो, जनरल कॉन्ट्रास्ट दर्शाना हो तो बट का यूज करना है। वैसे अगर देखा जाए तो बट की जगह यट लगा सकते हैं, यट की जगह स्टिल लगा सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं होता, तीनों का एक ही काम है, कॉन्ट्रास्ट। मोटी मोटी बात तो ये है कि तीनों का अर्थ कॉन्ट्रास्ट के लिए होता है, तीनों कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। इनमें वैसे अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता, ये सब एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। बट की जगह यट आ सकता है, यट की जगह स्टिल आ सकता है। फिर भी जब मैंने थोड़ा किताबों को देखा, थोड़ा अंतर ढूंढने की कोशिश की,
तो थोड़ा बहुत ये मिला कि एक तो अर्थ का अंतर है इनके अंदर, अर्थ के हिसाब से तो भी फिर भी लगाना हो तो यट या स्टिल लगा लो, लेकिन का अर्थ लगाना हो तो आप बट लगा लो। और एक थोड़ा अंतर वो ढूंढ सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे चीजें मिल सकती हैं आपको, कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है कि भाई सामान्य अगर कॉन्ट्रास्ट है तो बट लगाओ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हो तो फिर आप यट और स्टिल का यूज करो, ठीक है ना। इन तीनों का प्रयोग कॉन्ट्रास्ट एडवर्सिटी या कंसेशन के लिए आता है, विरोधाभास के लिए, एडवर्सिटी के लिए, कंसेशन के लिए आता है, ठीक है ना। इन तीनों प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं प्रायः, देखो इंपॉर्टेंट बात है, एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, बट की जगह यट लगा सकते हैं, यट की जगह स्टिल लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे शी इज पुअर, शी इज पुअर, वह गरीब है, शी इज पुअर, शी इज हैप्पी, वह गरीब है, वह हैप्पी है। अब देखो गरीब आदमी जनरली क्या होता है, दुखी होता है, मैं गरीब हूं यार, क्या करूं क्या ना करूं, वो अपने दुख के गीत गाता रहता है। बट उस लड़की की बात कुछ अलग है, उसकी फितरत कुछ अलग है, वह गरीब है लेकिन वह खुश है, जनरल कॉन्ट्रास्ट है, वह गरीब है लेकिन वो खुश है, जनरल कॉन्ट्रास्ट, बट का यूज कर लिया। तो देखो शी हैज लंग कैंसर, कोई लड़की है उसके लंग कैंसर हो रहा है, फेफड़े गल गए, फेफड़े खराब हो गए, फिर भी देखो बंदी को, फिर भी यट ही स्मोक्स, शी स्मोक्स, फिर भी जस्ट वैसे कर लीजिए इसको आप, ही हैज लंग कैंसर, उसके लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, यट ही स्मोक्स 3 पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स अ डे, फिर भी बंदा वो लड़का क्या करता है, ही की जगह शी भी आ सकता है, शी की जगह ही भी आ सकता है, तो मैंने थोड़ा सा कह दिया कि ही हैज लंग कैंसर, उसके लंग कैंसर है, फिर भी ही स्मोक्स 3 पैकेट्स ऑफ सिगरेट्स अ डे, भाई साहब दिन के 3 सिगरेट के पैकेट पीता है, 3 सिगरेट पैकेट पीता है, लंग कैंसर में, हाँ फिर भी पीता है। कॉन्ट्रास्ट जनरल नहीं है, कॉन्ट्रास्ट जबरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दर्शाना हो तो आप बट की जगह यट स्टिल यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं, सब कर ही नहीं सकते, आप कर सकते हो, बट भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो तो आप यट स्टिल लगा दो, अच्छा लगता है, इसलिए यट लगा दिया। गलत हो जाएगा बट लगाना, गलत तो नहीं होगा, बट स्ट्रॉन्ग है तो यट लगा दो, जनरल कॉन्ट्रास्ट है तो बट लगा दो, ये याद रखो आप, ठीक है ना। और देखिए आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक सेंटेंस और देखिए, ही वॉज फैट, वो मोटा था, ही वॉज फास्ट, लेकिन वो तेज था, लेकिन वो तेज था, बट लगा दो। वह मोटा था फिर भी वो तेज था, तो यट और स्टिल लगा दो। तीनों आ सकते हैं, बिल्कुल तीनों आ सकते हैं। सब परीक्षा में क्या होगा, तीनों आएंगे तैसे, परीक्षा में क्या होगा, देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। अगला, ही वर्कड हार्ड, एग्जाम में आया हुआ है, ही फेल्ड, बिल्कुल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसा एक नहीं एक दो क्वेश्चन हो रहा है बिल्कुल इसी तरह से बनावट का। ही वर्कड हार्ड, उसने खूब मेहनत की, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, वो फेल हो गया, तो इसमें बट भी आ सकता था, लेकिन वो फेल हो गया, खूब मेहनत की फिर भी फेल हो गया, तो यट और स्टिल भी आ सकते, बिल्कुल आ सकते थे। लेकिन देखो ऑप्शन, पेपर सेटर क्या करेगा, उसने ऑप्शन में एंड दिया, और दिया, बट दिया, सो दिया, बट अकेला दिया, यट और स्टिल को नहीं दिया, दिया ही नहीं, तो ऑप्शन ही एक दिया, तो क्या कर देंगे आप, बट कर देंगे। कई लोग पूछा तीनों दे दे तो कोई बात नहीं, फिर डी ऑप्शन क्या दे देगा वो, ऑल ऑफ दीज, तो डी लगाया जाना, एक चूज मत करना तीनों में से कि साहब इन तीनों से यही आएगा, नहीं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो तीनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा, जैसे यहां नहीं दिया, इन तीनों से कोई, पर आपको ये पता होना चाहिए कि बट, यट और स्टिल ये तीनों कॉन्ट्रास्ट का काम करते हैं, तीनों ही कॉन्ट्रास्ट काम करते, ये पता होना चाहिए हमारे। और देखिए अब हम लास्ट में बात करते हैं, हमारे 7 हो गए थे, 8th 9th और 10th और 11th। 8th है आइदर और, या तो या, हिंदी अर्थ हो गया, नाइदर नोर, न तो ना, या ना तो ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल बल्कि,
ठीक है, और बोथ एंड दोनों और, ये चार हैं कंजक्शन। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको जो है आप ना तो ना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न तो ना तो ना। ये चारों में एक कॉमन चीज देख रहे हैं आप लोग दोस्तों? इन चारों में एक कॉमन चीज बताओ मुझे आप ढूंढ के, क्या कॉमन है इन चारों में? कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या दोस्तों इन चारों में आपको? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए, आइदर के साथ और जोड़े में आ रहा है, नाइदर के साथ नोर आ रहा है, नॉट ओनली के साथ में बट आ रहा है, बोथ के साथ में एंड आता है। ये इनके जोड़े हैं, जोड़े हैं, कपल हैं, पेयर हैं। आइदर का जोड़ीदार कौन है? और। नाइदर का जोड़ीदार कौन है? नोर। नॉट ओनली का कौन है? बट ऑल्सो। बोथ का कौन है? एंड। ठीक है ना? तो जोड़े हैं, आइदर और आएगा, नाइदर नोर आएगा। नाइदर के साथ अगर आपने और लगा दिया तो गलत हो गया, एरर हो जाएगी। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आएगा। अच्छा, बट और ऑल्सो को अलग अलग कर सकते हैं, नॉट ओनली राम बट श्याम ऑल्सो, तो बट और ऑल्सो को अलग टुकड़े किए जा सकते हैं। बोथ के साथ एंड आएगा, ध्यान रखना, कई बार बोथ के साथ ना एज वेल एज लगा के गलती पूछ लेता है, नहीं होगा। बोथ के साथ एंड आएगा, एज वेल एज नहीं आएगा। नाइदर के साथ नोर आएगा और नहीं आएगा। ये चारों जोड़े से हैं, पेयर से हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों इनको हम लोग? कोरिलेटिव कंजक्शन। जो साथ साथ में रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इन्हें हम लोग कोरिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। ये चारों कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं क्योंकि ये पेयर में होते हैं। ठीक है ना? अब इनसे संबंधित एरर कैसे आएंगे? इनसे तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है एरर के। एरर की बात करें, क्वेश्चन तो एक इसमें आपस में सेंटेंस जुड़वाने का भी हो सकता है, जिसको हम सिंथेसिस कहते हैं, कि दो सेंटेंस जोड़ के कंपाउंड बनाना ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना भी, तो इनसे भी कंपाउंड सेंटेंस ही बनते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस बनवा सकता है जुड़वा के। एक तो वो हो गया, उसको छोड़ दो भी आप। एरर पे ध्यान दो, क्योंकि इन पे एरर्स के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो एरर का क्या होगा? तीन बातें हैं। एक तो जब आइदर और नाइदर नोर से जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, जब दो सब्जेक्ट्स को आप जोड़ते हो ना, नाउन को या प्रोनाउन को, तो ध्यान रखना इसमें दो बातें। जब आप नाउन्स को जोड़ते हैं तो नाउन में सिंगुलर नाउन पहले आएगा, प्लूरल नाउन बाद में आएगा। एक बात, नाउन्स में सिंगुलर पहले, प्लूरल बाद में। अगर आप नाउन्स की बात करें इन चारों में, तो सिंगुलर और प्लूरल ऐसे होगा, सिंगुलर पहले, प्लूरल बाद में। अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का क्रम क्या होगा? प्रोनाउन में क्या करेंगे हम लोग? दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो 231 प्रोनाउन। 231 क्या चीज है भाई? प्रोनाउन तीन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दो मतलब सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन लास्ट में। अगर आप किसी सही कार्य की, अगर गुड डीड्स की बात कर रहे हैं, सही कार्य की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप 2, 3 वर्ड का यूज करेंगे। अगर सही काम की बात कर रहे हैं, गलत काम की बात कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। अभी क्या है सही काम, गलत काम? देखो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे प्रशंसा करनी हो, कोई बड़ाई करनी हो, कोई अच्छी बात हो, तो फिर आप ना सबसे पहले प्रशंसा करें सामने वाले की, जिससे आप बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की, सेकंड पर्सन। फिर करें आप थर्ड पर्सन की। अपने आप को प्रशंसा में शुरू में मत लो, मैं को मत लो, आप मैं की भावना मत लेकर आओ। मैं फर्स्ट पर्सन को लास्ट में रखो, पहले सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं, फिर थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, वो अपने आप को लास्ट में रखे। अगर वो प्रशंसा कर रहा है, सही काम की बात कर रहा है, कुछ बड़ाई कर रहा है, तो
अगर आप बुराई कर रहे हैं, गलत काम बता रहे हैं, आप दोष दे रहे हैं, पाप बता रहे हैं, किसी की मिस्टेक बता रहे हैं, और उसमें आप लोग भी शामिल हैं, 2-3 लोग शामिल हैं अलग अलग, तो पहले भाई अपने आप को बताओ, दोषी पहले अपने आप को बताओ अगर हो, फिर सामने वाले को बताओ, सामने ही खड़ा है, बुराई तो कर नहीं रहे उसके आप। और थर्ड पर्सन की पीठ पीछे बुराई नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं अच्छे कर्टसी में, शिष्टाचार में नहीं आता, तो उस थर्ड पर्सन को लास्ट में रखें, बुराई के अंदर, दोष पाप के अंदर। सही काम हो तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गलत काम हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। 123, 231 याद रखोगे से आप लोग। और नाउन का इनका होता है पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल। एक तीसरी बात इसमें हम और पढ़ते हैं, एक तो ये होता है, एक होता है आइदर, नाइदर, नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इनसे अगर आप सब्जेक्ट जोड़ते हैं, बोथ एंड वगैरह सारे आगे मतलब, तो एक बात को ध्यान रखना, इनके साथ जोड़ने पर एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए। चलो इसको मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, ये तीनों चीज आपके दिमाग में बैठ नहीं पाएंगे। मैं वन बाय वन आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। हमने 4 ये पढ़ लिए, लास्ट में 11 हमारे कंप्लीट हो गए। ये पढ़ते ही हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन में 2 बातें तो ये है, नाउन्स को जोड़ने क्रम पहले सिंगुलर बाद में प्लूरल, सिंपल सी बात। प्रोनाउन जोड़ने क्रम 231, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर गुड सेंस में, प्रशंसा आदि के लिए बात कर रहे हैं, अच्छे सेंस में, 1 2 3 फर्स्ट पर्सन पहले, सेकंड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन लास्ट में। अगर आप नेगेटिव सेंस में बात कर रहे हैं, बुराई, दोष, पाप आदि के लिए, तो फिर आप 1 2 3 रखो। ये 1 2 3 क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे देखो, और नाउन्स का क्या होता है? पहले सिंगुलर नाउन बाद में प्लूरल नाउन। पहला एग्जांपल देखो, आइदर हिज ब्रेक्स, या तो उसके ब्रेक्स, और हिज आईसाइट, या फिर उसकी नजर, या तो उसके गाड़ी के ब्रेक्स, ब्रेक्स में ना BRAKES है, ये ब्रेक गाड़ी वाले होते हैं। एक ब्रेक होता है BREAK, ब्रेक यानी तोड़ना, वो EAK होता है, ये BRAKES है। या तो गाड़ी की इस ब्रेक्स मतलब खुद के ब्रेक नहीं, गाड़ी के ब्रेक, या तो उसकी गाड़ी के ब्रेक, या उसकी आईसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। ये सेंटेंस गलत बताया, और इस गलती का अगर कारण ढूंढना है ना, तो यहां जाके ढूंढो इस ए वाली बात। नाउन है क्या? देखो इसके अंदर हिज ब्रेक्स, ब्रेक्स नाउन है, और ये नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है? ब्रेक में एस लग रहा है, तो ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन। ब्रेक्स हो गया प्लूरल नाउन। हिज आईसाइट, उसकी नजर, आईसाइट, ये एस लगा हुआ नहीं है, ये सिंगुलर है। और जोड़ किससे रहे हैं? आइदर और से। अगर आइदर और से 2 सब्जेक्ट को जोड़ें, 2 नाउन को जोड़ें, तो क्रम क्या होना चाहिए? पहले सिंगुलर नाउन और बाद में प्लूरल नाउन। यहां गड़बड़ क्या हो गई? पहले प्लूरल आ गया और बाद में सिंगुलर आ गया, इसी वजह से सेंटेंस क्या हो गया हमारा? ये गलत हो गया। सही करना चाहते हैं इसको, आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पहले सिंगुलर, हिज आईसाइट पहले लो, और बाद में प्लूरल यानी कि इस ब्रेक्स को बाद में लो, ठीक है ना? तो कैसे होगा देखिए आप, आइदर हिज आईसाइट, या तो उसकी नजर, और या हिज ब्रेक्स, और हिज ब्रेक्स, ठीक है। अब देखना एक गड़बड़ और होगी यहां पे वर्ब थी इज, आई साइट के हिसाब से सही थी। याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको, और उसमें एक नियम लिखवाया था, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब आती है बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहां आई साइट सिंगुलर था तो इज आ गया, लेकिन अब अपने पास सब्जेक्ट क्या हो गया दोस्तों? यहां पे हिज ब्रेक्स। अब बताइए, हिज ब्रेक्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये तो प्लूरल ना भाई, तो प्लूरल है तो आप यहां पर क्या लगाओगे? आर लगाओगे। क्या लगाएंगे? आर का यूज करेंगे, आर
आइदर इज आई साइट और इज ब्रेक्स आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हैं। रिस्पॉन्सिबल के बाद फोर प्रपोजिशन फिक्स है फॉर द एक्सीडेंट, फुल स्टॉप। आइदर इज आई साइट और इज ब्रेक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। क्लियर है बात यहां तक आप लोगों को? ओके दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चंस। ये तो नाउन वाली बात हो गई। देखिए, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू आर इंटेलिजेंट। आई और यू ये है प्रोनाउन। आई और यू होते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है ये। अब इसमें पहले फर्स्ट पर्सन है, बाद में सेकंड पर्सन है। तो पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस में गुड सेंस है कि नेगेटिव सेंस है, अच्छी बात कर रहा है कि बुराई की बात कर रहा है। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू आर इंटेलिजेंट, न केवल मैं बल्कि तुम भी इंटेलिजेंट। तो ये गुड सेंस में बात कर रहा है, इंटेलिजेंसी की बात कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सेंटेंस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? ये है ना, थोड़ा सा कर्टसी के साथ सही नहीं है सेंटेंस, शिष्टाचार सही नहीं कह रहा। इसमें थोड़ा डींगे हाँकने वाली, मैं वाली भावना आ रही। देखो, न केवल मैं, देखो अपन तो इंटेलिजेंट है ही है, तुम भी हो। ये सेंटेंस सही लग रहा है क्या भाई? मैं, न केवल मैं मतलब मैं तो हुई हूं, बल्कि तुम भी हो। तो थोड़ा ये अपनी बड़ाई मार रहा है अपनी, मेरे को तो समझ नहीं रहे, तो वो वाला सेंस आ जाता है। इसलिए सेंटेंस गलत है। शिष्टाचार ये कहता है कि अगर अच्छे सेंस में बात कर रहे हो तो पहले सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट पर्सन आना चाहिए। तो सेकंड यू पहले आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, थर्ड इसमें है नहीं। अच्छा, यू के साथ आर आ रहा था, अब इधर आ जाएगा आई, तो आई के साथ क्या आएगा वो भी सोचना पड़ेगा हमारे को। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, क्या आर आएगा क्या यहां पर भी? नहीं, आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो अब ये सेंटेंस आपका हो जाएगा सही। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम इंटेलिजेंट। अच्छा, अब देखो, आइदर आई और यू आर गिल्टी, या तो मैं या तुम दोषी हो, या तो मैं दोषी हूं या तुम दोषी हो। ये सेंटेंस सही है क्या? आइदर आई और यू आर गिल्टी, ये सही है गलत है? देखो, गिल्टी की बात कर रहा है, दोष की बात कर रहा है। अगर दोष की बात कर रहा हो, दोष लगाने की बात कर रहा हो, तो ये बैड सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, तो फिर तो पहला, दूसरा और तीसरा ये क्रम रहेगा। आइदर आई और यू आर गिल्टी, या तो मैं या तुम दोषी हो। हाँ, ये ठीक है, ये सेंटेंस सही है, इसको और सही करने की जरूरत नहीं है। आइदर आई, हाँ अगर ऐसे लिख देते आइदर यू और आई एम गिल्टी तो गलत हो जाता। जब गलती बात बता रहे हो तो पहले अपने आप को लो, तो सेंटेंस सही था। और देखिए, दे नॉट ओनली विजिटेड जयपुर, उन्होंने न केवल जयपुर विजिट किया बट ऑल्सो उदयपुर, बल्कि उदयपुर भी विजिट किया। बोलते हम लोग ऐसे हिंदी में, दे नॉट ओनली विजिटेड जयपुर, उन्होंने न केवल जयपुर विजिट किया बट ऑल्सो उदयपुर, बल्कि उदयपुर भी विजिट किया। तो सेंटेंस तो सही लग रहा है हिंदी हिसाब से, तो उन्होंने न केवल जयपुर विजिट किया बल्कि उदयपुर विजिट किया। लेकिन गलती क्या है दोस्तों इसके अंदर? ये जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, ये एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग एक सेंटेंस में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूर्व करते हैं। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब अगर एक नाउन के साथ यूज हो रहा है ना, तो दूसरा भी नाउन के साथ यूज होगा। अगर एक वर्ब के साथ यूज हो रहा है तो दूसरा भी वर्ब के साथ होगा। अगर एक एडजेक्टिव के साथ यूज हो रहा है तो दूसरा भी एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है ना, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो एक अगर नाउन से पहले हो रहा है, दूसरा भी नाउन से पहले। एक प्रपोजिशन से पहले हो रहा है, दूसरा प्रपोजिशन से पहले। एक कंजक्शन से पहले हो रहा है, दूसरा कंजक्शन से पहले। और इसमें सेंटेंस में सही करने के लिए बाद वाले को देखते हैं, बाद वाले के अकॉर्डिंग। किसको देखते हैं? बाद वाले को। अब देखो, बट ऑल्सो किससे पहले आ रहा है? उदयपुर से पहले।
उदयपुर क्या है दोस्तों? ये नाउन है। उदयपुर क्या है? ये नाउन है। तो दे नॉट ओनली विजिटेड जयपुर बट ऑल्सो उदयपुर, तो बट ऑल्सो आ गया नाउन से पहले। अच्छा, नॉट ओनली किससे पहले है? विजिटेड से पहले। विजिटेड होती है वर्ब, विजिट करना, घूमना, यात्रा करना। तो एक तो आ गया वर्ब से पहले, एक आ गया नाउन से पहले, तो सेंटेंस क्या हो गए? गलत हो गया। ये आने चाहिए एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले। और इसमें किसको देखते हैं हम लोग? बाद वाले को देखते हैं। अगर बाद वाला नाउन से पहले आ रहा है तो पहले वाला भी किससे पहले आएगा? नाउन से पहले। तो यहां पर नाउन है ये जयपुर, उदयपुर घूमा, जयपुर घूमा, ये नाउन है। तो ये नॉट ओनली यहां से उठेगा और ये जयपुर से पहले आ जाएगा। नॉट ओनली यहां से उठेगा और जयपुर से पहले आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, यहां से उठ के यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नॉट ओनली यहां से उठ के यहां आएगा, दे विजिटेड नॉट ओनली जयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एरर के। मैं भी एक टेस्ट पेपर लूंगा, उसमें इस तरह एरर पूछूंगा आपसे। दे विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, नॉट ओनली जयपुर, ना केवल जयपुर, बट ऑल्सो उदयपुर। ठीक है, तो नॉट ओनली जयपुर से पहले आ गया नाउन, बट ऑल्सो उदयपुर से पहले आ गया। बाद वाले को देखो आप, बाद वाला अगर नाउन से पहले आ रहा है तो पहले वाला भी नाउन से पहले। बाद वाला अगर प्रपोजिशन से पहले आ रहा है तो पहले वाला भी प्रपोजिशन से पहले। बाद वाला अगर एडजेक्टिव विशेषण से पहले आ रहा है तो पहले वाला भी एडजेक्टिव विशेषण से पहले ही यूज होगा। ठीक है ना? और एग्जाम्पल करते हैं इसके 2-3, ताकि आपको बात अच्छे तरह से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, ये बात है। नाउन ये क्या होते हैं? नाउन अगर पहला नाउन दूसरा नाउन है तो पहले वाला भी नाउन, वर्ब है तो वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन। और किसको देखेंगे? बाद वाले को। बाद वाला अगर एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो पहले वाला भी एडजेक्टिव से पहले आएगा। उदाहरण और देख लो, ही नाइदर ड्रिंक्स टी नॉर कॉफी। वह न तो पीता है चाय ना ही कॉफी। नाइदर नोर कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये गलत क्यों हो गया? बाद वाले को देखो किससे पहले आ रहा है? कॉफी। कॉफी क्या है दोस्तों? नाउन। नाइदर किससे पहले आ रहा है? ड्रिंक्स, पीना, ये क्या है? वर्ब। तो गलती हो गई ना? इस नाइदर को उठाओ और कहां ले जाओ? इस नाउन टी से पहले। वो न तो चाय पीता है ना कॉफी, ये बनाना है तो एक कॉफी से पहले तो दूसरा टी से पहले लगेगा। तो ये नाइदर यहां से हटेगा और टी के साथ आएगा, तो क्या हो जाएगा? ही ड्रिंक्स, वह पीता है। नाइदर टी, वह पीता है न तो चाय नॉर कॉफी, ना ही कॉफी पीता है। न तो चाय पीता है ना कॉफी पीता है। बिल्कुल सही हो गया। नाइदर नॉर बाद वाले को देखा, उसके अकॉर्डिंग पहले वाला लगा दिया। आगे देखिए, ही नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। वह न तो पीता है, यहां पीना मतलब वाइन वगैरह है, नॉर स्मोक्स, न वो स्मोक करता है, मतलब धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी भी नहीं पीता। तो ये सही है क्या? देखते हैं। नाइदर किससे पहले आ रहा है? स्मोक, वर्ब से पहले। नोर, नोर किससे पहले आ रहा है? स्मोक्स, वर्ब से पहले। नाइदर किससे पहले आ रहा है? ड्रिंक्स, ये वर्ब है। तो बाद वाला वर्ब से पहले आ रहा है तो पहले वाला वर्ब से पहले आ रहा है, तो सेंटेंस क्या हो गया? ये तो सही हो गया सेंटेंस, बिल्कुल सही है। अगला देखो, इट इज नाइदर गुड। गुड है अच्छा, बुरा एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव साथ में आ रहा है। इट इज नाइदर गुड फॉर द सेंटर नोर फॉर द स्टेट्स। नाइदर नोर, ये नोर आ रहा है फोर से पहले। फोर, फ्रॉम, विद, बाई, ये सब होते हैं प्रपोजिशन। क्या होता है दोस्तों? ये होते हैं प्रपोजिशन। बाद वाले को देख के पहले वाले को सही करना होता है। बाद वाला नोर जो है वो किससे पहले आ रहा है? फोर, फोर प्रपोजिशन है, तो नाइदर आ रहा है एडजेक्टिव से पहले। दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए थी, सेम। तो ये नाइदर यहां ना आकर के ना इसको फोर से पहले लगाओ। किससे पहले लगाओगे? फोर से पहले। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? इट इज गुड, ये अच्छा है, नाइदर फॉर द सेंटर, न तो सेंटर के लिए,
नोर फॉर द स्टेट्स, ना ही राज्यों के लिए। कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार वापस। नाइदर को यहां से उठा के फॉर क्या लगाना है, तो बन जाएगा इट इज गुड, ये अच्छा है। नाइदर फॉर द सेंटर, न तो सेंटर के लिए, नोर फॉर द स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगी बात यहां तक आप लोगों को। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज होने चाहिए कोरिलेटिव कंजक्शंस, ठीक है ना। और देखिए आगे एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। आइदर द एक्शन वाज जस्ट और अनजस्ट, और किससे पहले आ रहा है, अनजस्ट, अन्याय। आइदर द एक्शन वाज जस्ट, या तो जो एक्शन था वो जस्ट न्यायपूर्ण था, या वो अन्यायपूर्ण था। एडजेक्टिव्स हैं दोनों, ये एडजेक्टिव और जस्ट एडजेक्टिव। और लग रहा है एडजेक्टिव से पहले, और आइदर लग रहा है दी एक्शन, आर्टिकल द नाउन से पहले आता है, तो ये नाउन से पहले आ रहा है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, एक नाउन से पहले आ रहा है और एक एडजेक्टिव से पहले। तो किसके अकॉर्डिंग किसको सही करेंगे, बाद वाले को अकॉर्डिंग, बाद वाले के अकॉर्डिंग पहले वाले को सही करेंगे। और आ रहा है एडजेक्टिव से पहले, तो ये आइदर भी आएगा एडजेक्टिव से पहले, यानी कि आइदर को यहां से उठाओ और कहां लगाओ, जस्ट से पहले लगाओ। तो क्या बन जाएगा, द एक्शन वॉज आइदर जस्ट और अनजस्ट। एक्शन या तो जस्ट था या अनजस्ट था, या तो न्यायपूर्ण था या अन्यायपूर्ण था। तो ऐसे बनेगा ये, द एक्शन वॉज आइदर जस्ट, या तो एक्शन जस्ट था, आइदर यहां लगा दिया, और अनजस्ट। अब हो गया सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बढ़िया हो गया। ठीक है, ओके। अब ये क्या चीज है देखो, जॉइन द सेंटेंसेस। एक अलग पैटर्न पे क्वेश्चन ले लिया आपने, एरर ढूंढने का तो काम कर लिया। अब चूंकि ये कंजक्शन में भी काम आता है, जोड़ने में काम आता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल यूज देख लो उसका भी। जॉइन द सेंटेंस, सेंटेंस जोड़ना है। एक सेंटेंस है, शी डज नॉट लाइक आइसक्रीम, कैसा है, नेगेटिव है। और शी डज नॉट लाइक चॉकलेट्स, वो चॉकलेट पसंद नहीं करती, वो आइसक्रीम पसंद नहीं करती। दोनों नेगेटिव है, एंड से नहीं जोड़ सकते, ध्यान रखना। तो ये खुद ही कह रहा है नाइदर नोर जोड़ो, और वैसे भी इसको या तो नोर से जोड़ सकते थे हम लोग, या नाइदर नोर से, क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, तो या तो नोर जुड़ेगी या नाइदर नोर जुड़ेगी। तो कह रहे हैं नाइदर नोर जोड़िए। अब अच्छा क्वेश्चन है, नाइदर नोर से कैसे जोड़ेंगे आप। नाइदर नोर जोड़ेंगे तो दो तीन बात ध्यान रखना। नाइदर नोर से एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नाइदर नोर भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, ना तो ना, तो जब नाइदर नोर जोड़ोगे तो नोट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर नोर नेगेटिव काम ही करता है। तो नाइदर नोर से क्या जोड़ेंगे, देखो आप देखना, सी डज नॉट लाइक और शी डज नॉट लाइक, यहां तक दोनों सेंटेंस सेम है, सेम है, एक ही चीज है। तो जोड़ेंगे तो इनको एक ही बार लिख देंगे। अलग अलग क्या है, यहां पर आइसक्रीम है और यहां पर चॉकलेट्स है, और दोनों नाउन है। तो जो अलग अलग है उनके साथ नाइदर नोर जोड़ना। मैं देखता हूं कई बार स्टूडेंट नाइदर से ही सेंटेंस शुरू कर देते हैं और वो सेंटेंस नहीं बन पाता उनका। शुरू में तो सी डज नॉट लाइक, सी डज नॉट लाइक है, ये सेम है, तो एक बार आ जाएगी। अब चूंकि नाइदर नोर जोड़ोगे, नाइदर आइसक्रीम नॉट चॉकलेट, तो नाइदर जोड़ने चक्कर में नोट हटाना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, इस नोट को हटाएंगे नाइदर नोट जोड़ने चक्कर में, क्योंकि नाइदर नेगेटिव सेंस रखता है, तो डबल नेगेटिव मत करो। नोट को हटाओगे तो नोट हटेगा तो डज भी हटेगा, क्योंकि डज या तो नेगेटिव में आता है, इंट्रोगेटिव में आता है। नोट हटा दिया, डज भी हट जाएगा। और डज हटेगा तो वर्ब में लगेगा एस या एस। डज हटेगा तो वर्ब में लगेगा एस या एस, तो लाइक में एस लग जाएगा, डज नॉट हट जाएगा। शी लाइक्स, आइसक्रीम से पहले लगेगा नाइदर, वह पसंद करती है, नाइदर आइसक्रीम, न तो आइसक्रीम नोर चॉकलेट्स।
ना ही वो चॉकलेट पसंद करती है। और अगर ऐसे ना लिखना चाहो तो वैसे भी हो सकता था, नोर डज शी लाइक, पहले पढ़ा था नोर से बनाया था हमने, बनानाज लिख दिया था डायरेक्ट ही, तो वो भी कर सकते थे हम, नोर डज शी लाइक, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता था। बट ये ठीक रहता है, जो दोनों में कॉमन हो उसको हटा दो, एक बार लिख दो, नाइदर नोर है तो नोट हटा दो, नोट हटेगा तो डज हटेगा, डज हटेगा तो लाइक में एस लग जाएगा। शी लाइक्स वो पसंद करती है, नाइदर आइसक्रीम नोर चॉकलेट्स, ना तो आइसक्रीम ना ही चॉकलेट्स। ये क्या कह रहे देखो आप, ही स्टडीज वह पढ़ता है, ही प्लेज वो खेलता है। आरएस के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, और वहां साफ साफ भी लिखा था कि नॉट ओनली को शुरू में रखते हुए दोनों सेंटेंस जोड़ो। शुरू में नॉट ओनली लिखो और फिर सेंटेंस जोड़ो, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से बनाना है। और अगर आप नॉट ओनली को शुरू में लिखेंगे तो एक नियम का काम आएगा यहां पे, जो हमने नोर में पढ़ा था, कि जब भी किसी सेंटेंस के शुरू में कोई नेगेटिव वर्ड लिखते हैं, नॉट ओनली नेगेटिव वर्ड है, नॉट ओनली, नोर, नाइदर, यदि किसी सेंटेंस के शुरू में नेगेटिव वर्ड रखते हो तो उस वाक्य का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा। नॉट ओनली डज ही स्टडी, चूंकि इसमें स्टडीज है तो डज आएगा यहां पे। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। जब वर्ब में एस और एस होता है तो डज आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू आता है, सेकंड फॉर्म होती है तो डिड आता है। चूंकि एस और एस लगा हुआ है तो डज आ जाएगा। नॉट ओनली डज स्टडी, न केवल वो पढ़ता है, बट ही प्लेज ऑल्सो, या बट ही प्लेज ऑल्सो, वो खेलता भी है। क्या ऑल्सो को यहां भी लिख सकते थे, लिख सकते थे, बट ऑल्सो ही प्लेज। बट ये इंपॉर्टेंट बात थी, नॉट ओनली शुरू में लिखेंगे तो डज ही स्टडी बनेगा। न केवल वो पढ़ता है, बट ही प्लेज ऑल्सो, बल्कि वो खेलता भी है। दोनों काम में वो बैलेंस रखता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ दोस्तों, तो वो शी नहीं आएगा वहां पे, बाकी सब ठीक था, तो शी को मैंने हटा दिया है। शी बॉट वॉश द यूटेंसिल एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आ जाएगा। सेंटेंस ठीक है अभी, शी बोथ, उसने दोनों काम किए, वॉश द यूटेंसिल बर्तन धोए भी, और एज वेल एज उठा क्या लगा दिया, एंड ड्राइड देम, और उनको सुखा भी दिया। अब ये सेंटेंस गलत नहीं है, अब सही हो गया। बोथ वॉश से पहले आ रहा है, एंड ड्राइड से पहले आ रहा है, दोनों वर्ब से पहले आ रहे हैं, सेंटेंस बिल्कुल अब ठीक हो गया। शी बोथ वॉश द यूटेंसिल एंड ड्राइड देम, उसने दोनों काम किए, बर्तनों को धोया भी और उनको सुखाया भी। तो ये बात क्या है, बोथ के बाद एज वेल एज के स्थान पर एंड का प्रयोग करेंगे। एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है। और एक बात ध्यान रखना, बोथ एंड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। बोथ का प्रयोग नेगेटिव में नहीं करते हैं। बोथ एंड का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि एंड का यूज पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए करते हैं। पहला टॉपिक था अपना आज का, एंड जो होता है वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कतई नहीं जोड़ता। तो जब एंड नहीं जोड़ता है तो बोथ एंड भी नहीं जोड़ेगा, दोनों ही नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे देखो आप, बिकॉज इट वॉज अ टफ टास्क, क्योंकि ये टफ टास्क था, कठिन काम था। बोथ राम एंड श्याम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डिडंट वांट टू डू इट, इसलिए वो करना नहीं चाहते थे, डिडंट, ये हो गया दोस्तों नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। बिकॉज इट वॉज अ टफ टास्क, क्योंकि ये टफ टास्क था, एक कठिन टास्क था। बोथ राम एंड श्याम डिडंट वांट टू डू इट, इसलिए दोनों राम और श्याम इसको करना नहीं चाहते थे। बोथ एंड के साथ में नेगेटिव सेंटेंस यूज मत करो, तो फिर क्या यूज करोगे, बोथ एंड की जगह नाइदर नोर यूज कर लेते हैं, फिर सही हो जाएगा। कैसे बनाएंगे, बिकॉज इट वॉज अ टफ टास्क, क्योंकि ये टफ टास्क था। अब नाइदर बना देते हैं, नाइदर नेगेटिव नाइदर से बन जाएगा, नाइदर राम नोर श्याम। अब नाइदर नोर आ गया तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये नोट हटा देंगे और क्या हो जाएगा, डिड अकेला आता नहीं है नेगेटिव के बिना, तो वांट का वांटेड हो जाएगा। नाइदर राम नोर श्याम वांटेड टू डू इट,
न तो राम और न ही श्याम उस काम को करना चाहते थे, बिकॉज इट वॉज अ टफ टास्क, इसलिए नाइदर राम नोर श्याम वॉन्टेड टू डू इट। इसको ऐसा भी कर सकते हो आप, नाइदर राम नोर श्याम, नहीं नाइदर, अच्छा ये नाइदर नोर आ गया तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कर दें, सही है ना, ये हो गया। तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दोस्तों, ये हमारा खत्म हो गया। हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को खत्म कर लिया। और दोस्तों एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको मैं, कि जितने मेरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, जितने हमारे पास चीजें मैटर थी, उन सबको ना हमने ढंग से तैयार करके सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स इस पीपीटी में डाल दिए। ये एक्स्ट्रा भी नहीं है और ये कम भी नहीं। इतने एग्जाम्पल, इतने क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं इंग्लिश में आपको बेसिक इंग्लिश में दिक्कत रहेगी। तो आई होप आज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जो मैंने 11 कंजक्शन और साथ में अदरवाइज और देयरफॉर थोड़ा बता दिया था, नेवरदलेस भी आ गया था, फिर भी वो भी कंजक्शन था, इन स्पाइट ऑफ दैट, ये 4-5 एक्स्ट्रा साथ में पढ़ लिए हम लोगों ने जो सेंटेंस कनेक्टर्स के रूप में होते हैं, और ये 11 ये पढ़ लिए। ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे जिनको हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। इनसे अगर दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कंजक्शन का एक पार्ट, दो पार्ट होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, एक पार्ट, आधा पार्ट हमने पूरा कर लिया। अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।